अर्जुन और रोहन दो भाई थे। रोहन पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और वहीं नौकरी करने लगता है। अर्जुन अपनी माँ के साथ अपने गांव में रहता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, रोमिला को घर के कामकाज करने में प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए एक अच्छी सी लड़की देखकर रोमिला ने अपने बेटे अर्जुन की शादी काव्या से करा दी। काव्या के घर में आने से घर की रौनक बढ़ गई। अब वो घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लेती है। सूरज उगने से पहले ही काव्या पूरे घर की सफाई और पूजा करके 7 बजे तक नाश्ता तैयार कर देती है। काव्या के पैर जब से इस घर में पड़े हैं, मेरे घर में रौनक आ गई है। अब मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं है। ये मेरा सारा घर संभाल लेगी। इस तरह से धीरे धीरे दिन अच्छे बीतने लगते हैं। फिर एक दिन रोहन का फोन आता है और रोहन की आवाज सुनकर रोमिला बहुत खुश होती है। माँ, मैं इंडिया अपने गांव वापस आ रहा हूँ। अब अपने गांव में आकर ही रहूंगा और वहीं खुद का काम करूंगा। मैं तो तुम्हारी कब से राह देख रही थी बेटा। चलो बस अब जल्दी से इंडिया आ जाओ। हाँ माँ, और मैं अकेला नहीं आ रहा, बल्कि आप सबके लिए सरप्राइज भी ला रहा हूँ। कैसा सरप्राइज बेटा? वो तो वहीं आकर पता चलेगा। यह कहकर वो फोन काट देता है। 2 दिन बाद रोमिला दरवाजे के सामने आंख गड़ाकर अपने बेटे का इंतजार करने लगती है और कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। रोमिला दरवाजे को खोलती है और हैरान रह जाती है क्योंकि रोहन अकेले नहीं था। उसके साथ में एक मॉडर्न लड़की भी थी। ये गोरी मैम कौन है? ये तुम्हारी छोटी बहू है माँ। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये ऐसे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशर्म बहू मेरी नहीं हो सकती। बेशर्म? सासू माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों ने शादी कर ली है। रोहन, इससे अच्छा होता तुम वापस ही नहीं आते। मैं इस बेशर्म लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी जिसे ढंग के कपड़े पहनने का होश ना हो। वो भला घर ही क्या ही संभालेगी। इतना सुनकर काव्या रसोई से बाहर आती है। ये लड़की कौन है देवर जी? आप शादी कर लाए? हाँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। एक नंबर के बेशर्म है दोनों के दोनों। कैसे बेशर्मों की तरह हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। माँ जी, आप शांत हो जाइए। यूं गुस्सा करोगे तो कहीं आपका बीपी ना बढ़ जाए और कंट्रोल भी मुश्किल होगा। उफ, मैं इस दरवाजे पर खड़े खड़े थक गई हूँ। और हाँ माँ जी, मैं कोई गवार नहीं हूँ। आपकी इस गवार बहू की तरह मैं आज के टाइम की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मॉडर्न लड़की हूँ। मुझे तुम अंदर आने से नहीं रोक सकती। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बुढ़ापे में जेल की चक्की पीसना पड़ जाए। अब चलो हटो, मेरे रास्ते से इतनी दूर से आई हूँ, थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। लिसा अपने पति के साथ हाथ पकड़कर अंदर जाती है। डार्लिंग, हमारा रूम कहाँ है? ऊपर वाले फ्लोर पर। चलो, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। लिसा रोहन के साथ ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और रोमिला रोते हुए बोलती है, हे भगवान, किस्मत ही फूट गई मेरी। यह कैसी बहू मिली है। इतनी बदतमीजी से मुझसे आज तक कोई नहीं बोला जितना यह लड़की बोलकर गई है। माँ जी, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। मैं लिसा को धीरे धीरे इस घर के रंग में ढाल लूंगी। आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अगले दिन गांव का लड़का छगन रोमिला के घर आता है और जैसे ही लिसा को देखता है, लार टपकाते हुए कहता है, तुम कौन हो गौरी मैम? लगता है दूध से नहाती हो। शट अप और गवार, चल निकल यहाँ से, चीप कहीं के। लिसा ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और छगन की नजर लिसा को लेकर खराब हो जाती है। अगले दिन गांव की सभी औरतें रोमिला के घर उसकी नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आने वाली थीं। लिसा, ये लो साड़ी और कुछ जेवर पहनकर बाहर आ जाना। आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। नीचे गांव की औरतों के सामने ये छोटे कपड़े पहनकर बैठना अच्छी बात नहीं। काव्या बोलकर अपने काम में लग जाती है। लिसा मन ही मन सोचती है, ये सब बेकार के पर्दे जैसे कपड़े मुझसे नहीं पहने जाते और ना ही मुझे यह लपेटने आते। इससे तो सही यही रहेगा कि जो मैंने पहना है। कुछ देर बाद लिसा सबके सामने छोटे कपड़ों में ही नीचे आ जाती है। देवरानी जी, आपने ये क्या पहन लिया? शट अप जाहिल गवार, ये फंक्शन मेरे लिए है ना, तो जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगी। अब मुझे एंजॉय करने दो। इतना बोलकर लिसा गाना चलाकर नाचने लगती है और गांव की औरतें यह सब देखकर बोलती हैं, हाय दया, तेरे तो भाग ही फूट गए रोमिला। एक तरफ तेरी ये काव्या संस्कारी बहू और दूसरी तरफ ये तेरी लिसा बेशर्म बहू। इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। इससे तो अच्छा होता तू अपने बेटे को विदेशी ना भेजती। कम से कम ये बेशर्म बहू तेरे पल्ले तो ना पड़ती। देखो तो कैसे खुल्लम खल्ला नाच रही है पूरे घर में। चलो चलो यहाँ से।
सभी लोग वहां से चले जाते हैं। रोमिला को यह सब देखकर लिसा पर बड़ा ही गुस्सा आता है। यह लड़की ना जाने कौन से जन्म का बदला लेने आई है हमसे। पूरे गांव में हमारी कितनी इज्जत थी, लेकिन अब इसने तो हमारी नाक ही कटवा कर रख दी। ओ गॉड, फिर से वही मेलोड्रामा। सासू मॉम, मैं एक NRI हूँ। मेरे मॉम डैड शुरू से ही बाहर रहे हैं और मेरी परवरिश भी वहीं हुई है। वहाँ ये सब बड़ा नॉर्मल है, तो चिल करो ना। काव्या बहू, इसे ऊपर अपने कमरे में भेज दे और बोल दे नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसकी शक्ल भी देखती हूँ ना, तो मेरा BP बढ़ने लगता है। लिसा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारा खाना वहीं ले आऊंगी। अब लिसा ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। काव्या उसे ऊपर ही खाना बनाकर उसके कमरे में दे आती। लिसा भी बड़े मजे से बिस्तर पर पड़े पड़े TV देखती या रील्स बनाती रहती, जबकि संस्कारी बहू अकेले ही सब काम करती। फिर एक रोज मौसम काफी सुहाना था। बाहर बादलों की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। ऐसे मौसम में तो बाहर घूमने जाने का अलग ही मजा है। मैं भी रोहन को फोन करती हूँ। डार्लिंग, मुझे तो लौटने में देर हो जाएगी। यहाँ जरूरी काम में फंसा पड़ा हूँ। अच्छा ठीक है। लिसा अलमारी में से शराब की बोतल निकालती है और अपने बैग में रखकर चुपके से बाहर घूमने निकल जाती है। कुछ दूर चलकर वो एक पहाड़ी के पास बैठकर शराब पीने लगती है। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ वो बेहद खुश थी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से खेतों की ओर घूमने निकल जाती है। अब तक लिसा शराब के नशे में पूरी तरह धुत हो जाती है और रात में लिसा को यूं अकेले देखकर छगन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वाह रे मेरी किस्मत, आज मौका भी ठीक है और अंधेरा भी है। छगन लिसा के पास जाता है और उसे पकड़ के एक खाली घर में ले जाता है। छगन को ऐसा करते हुए एक बच्चा देख लेता है जो भी पास में रहता था और भागकर रोमिला को सारी बात बता देता है। बचकर अब कहाँ जाओगी मेरी बुलबुल? आओ मेरे पास आओ। लीव मी, जस्ट लीव मी यू गवार। लिसा छगन को उसे धक्का देते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी छगन आवाज मारकर अपने कुछ साथियों को बुला लेता है और बोलता है, अब कहाँ जाओगी जाने मन, हमसे बचकर। तभी काव्या और रोमिला डंडे लेकर आती है और दोनों उन लोगों पर डंडे बरसाने लगती हैं। वो सब वहां से भाग जाते हैं। तुमने हमारे घर की इज्जत गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना। आज कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं तो उसी पहाड़ी से शर्म के मारे छलांग लगा देती। भले ही तू जैसी भी है, लेकिन अब हमारे घर की बहू है और कोई भी रोमिला देवी की बहुओं की तरफ नजर उठाकर भी देखेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगी। अब लिसा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। माँ जी, अब इसे माफ कर दीजिए। देखिए ना बेचारी, इस हालत में भी आपसे माफी मांग रही है। इतने में रोहन भी वहां आ जाता है। देखो लिसा, जिस भाभी को तुम गवार कहती थी, आज उन्हीं की वजह से तुम्हारी इज्जत बच पाई है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भाभी कोई गवार नहीं बल्कि डबल MA पास है। लेकिन एजुकेट और मॉडर्न होने का यह मतलब नहीं कि वो अपने संस्कार भूल जाए। अपने परिवार के लिए उन्होंने शहर में मिल रही बड़ी कंपनी की नौकरी तक ठुकरा दी और यहीं गांव में रहकर अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगी। क्या जेठानी जी इतनी एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी इनमें कितना सादापन है। जेठानी जी, मुझे भी आपकी तरह बनना है और सासू माँ का दिल जीतना है। क्या आप मुझे घर के सब काम सिखाएंगी? और हाँ, साड़ी पहनना भी बताएंगी ना? ऑफ कोर्स देवरानी जी, आपकी ये जेठानी आपकी हर तरह से हेल्प करेगी। अब अगले दिन से लिसा भी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है, जिसे देखकर रोमिला बहुत खुश होती है। और अब लिसा भी काव्या की तरह काम करने लगी और संस्कारी बहू की तरह ही रहने लगी। छोटे से गांव नंदपुर में एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे रामदयाल शर्मा, जिनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रघुनाथ और छोटा बेटा श्यामलाल। दोनों की शादी हो चुकी थी। रघुनाथ की पत्नी थी सरला और श्यामलाल की पत्नी थी कमला। सरला और कमला दोनों ही बहुत अलग स्वभाव की थीं। सरला जहाँ कड़क मिजाज और अनुशासन प्रिय थी, वहीं कमला सौम्य, शांत और सहनशील थी। सरला को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की समझ थी, लेकिन उसमें कभी-कभी अहंकार भी झलकता था। वहीं कमला को सभी पसंद करते थे, क्योंकि वह मीठे बोल बोलती थी और हर काम को प्रेम से करती थी।
शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चला। रघुनाथ खेती करता और श्यामलाल गांव की पाठशाला में मास्टर था। दोनों भाइयों में प्यार था और घर में सरला और कमला मिलकर सारे काम संभालती थीं। सरला उम्र में बड़ी थी, इसलिए अधिकतर निर्णय वही लेती थी। कमला हर बात में उसका साथ देती, कुछ बोलती नहीं। यह बात सरला को पसंद भी थी। धीरे धीरे समय बदला, बच्चों का जन्म हुआ, खर्चे बढ़े, जिम्मेदारियां भी। जहां सरला अपनी राय थोपना शुरू कर चुकी थी, वहीं कमला कभी कभी उससे असहमति जताने लगी, लेकिन वह अपने संस्कारों के कारण कुछ कहती नहीं थी, बस चुप रहकर सहती जाती थी। एक बार की बात है, घर में तीज का त्योहार आने वाला था। दोनों बहुएं तैयारी में लगी थीं। सरला चाहती थी कि पूजा उसकी पसंद के अनुसार हो, पर कमला ने कुछ नई चीजें लाने का सुझाव दिया। सरला को यह बात मंजूर नहीं थी। अभी तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं है। मैं इतने सालों से ये सब कर रही हूँ, तुम बस मेरी मदद करो। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर काम करती रही, पर अंदर कहीं उसे दुख हुआ। यह पहली बार नहीं था जब उसकी बात को महत्व नहीं दिया गया। समय के साथ छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगीं। खेत की उपज बेचने से मिले पैसे के बंटवारे, बच्चों की पढ़ाई के निर्णय, घर के खर्च, इन सब में सरला की प्रधानता रहती थी। कमला को लगता था कि उसके पति और उसके हिस्से की बातें कभी सुनी ही नहीं जाती। एक दिन श्यामलाल ने कमला से कहा, कमला, मैं चाहता हूँ कि अब हम अलग हो जाएं, अलग रसोई बना लें। मैं किसी से झगड़ा नहीं चाहता, पर ये रोज रोज की उपेक्षा अब सहन नहीं होती। कमला को यह बात अखर गई। उसने कहा, भैया भाभी ने हमेशा हमारा साथ दिया है, क्या कुछ बात करके नहीं सुलझा सकते? श्यामलाल ने उसकी बात मानी और अगली सुबह रघुनाथ से बात की, लेकिन सरला को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि कमला ने श्यामलाल के कान भरे हैं। इस बात पर घर में पहली बार तीखी बहस हुई। आखिरकार एक दिन घर के 2 चूल्हे हो गए, एक में सरला, रघुनाथ और उनके बच्चे, और दूसरे में कमला, श्यामलाल और उनके बच्चे। गांव में यह बात फैल गई। लोग कहने लगे, इतना अच्छा परिवार था, देखो अब क्या हो गया। कमला को बहुत दुख हुआ। उसने कभी नहीं चाहा था कि परिवार टूटे, लेकिन अब वह स्थिति को सहजता से संभालने की कोशिश करती रही। एक दिन कमला की बेटी बीमार पड़ गई। उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। सरला को जब खबर मिली, वह बिना कुछ सोचे सीधे अस्पताल पहुंची। कमला आश्चर्यचकित रह गई, पर भावुक हो उठी। कमला, मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच बहुत कुछ बिगड़ गया, लेकिन तू हमेशा मेरे लिए छोटी बहन जैसी रही। गलती मेरी थी जो मैंने तुझे बराबरी का दर्जा नहीं दिया। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, भाभी, मैंने कभी भी आपके सम्मान में कमी नहीं की, पर दिल टूटता था जब मुझे सुना नहीं जाता था। दोनों बहनों की तरह एक दूसरे से लिपट गईं। धीरे धीरे दोनों परिवार फिर से पास आने लगे। बच्चों में फिर से मेलजोल बढ़ा। सरला अब हर निर्णय में कमला से सलाह लेने लगी। खेत की बुआई से लेकर त्योहार की तैयारी तक दोनों बहुएं एक दूसरे की सहयोगी बन गईं। गांव में एक बार फिर लोग कहने लगे, देवरानी जेठानी का ऐसा रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है। देवरानी जेठानी का रिश्ता अक्सर नाजुक होता है, लेकिन उसमें अगर आपसी समझ, प्रेम और सम्मान हो तो वह एक मजबूत रिश्ते में बदल सकता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।